हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसका एडवांटेज क्या है। तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब मेनली हम क्या समझते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में हम समझते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप देखो कि एक कंट्री एक्सपोर्ट करेगा दूसरे कंट्रीज को, और एक कंट्री दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करेगा, तो उसके क्या एडवांटेज होते हैं। ठीक है। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं इसको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो आपका कंट्री को फायदा होता है और एक फर्म को फायदा होता है। फर्म का मतलब जो जो फर्म एक्सपोर्ट कर रही है और जो इंपोर्ट कर रही है। ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो फर्म ही करेगी, बिजनेस ही करेगा, लेकिन जिस कंट्री के अंदर वो फर्म है उसको भी फायदा होता है, और जो फर्म होती है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है उसको भी फायदा होता है। तो इस ये क्या फायदा होता है, इन दोनों को अलग अलग हम समझ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आता है कि इंटरनेशनल बिजनेस का कंट्रीज के लिए क्या फायदा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंट्रीज के लिए कौन से फायदे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेशनल बिजनेस का फर्म को क्या फायदा होता है। ठीक है। जो फर्म एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेगी, तो आपको क्लियर होना चाहिए। और जब ये आप देखोगे, ये जो बेनिफिट्स देखोगे दोनों के अलग अलग, तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी ये चीजें कि इंटरनेशनल बिजनेस का कंट्री को क्या फायदा है और फर्म को क्या फायदा है। तो कंट्रीज को जो फायदे हैं, पहला क्या है। पहला एडवांटेज ये है कि जब फॉरेन एक्सचेंज, जब कोई कंपनी एक्सपोर्ट करती है, तो एक्सपोर्ट करती है तो उसको पैसा मिलता है। ठीक है। यानी कि कोई कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो उसको क्या मिलता है, मनी मिलता है। ठीक है। और मनी भी किस में मिलता है, डॉलर्स में मिलता है। ठीक है। और डॉलर हमारे लिए क्या है, फॉरेक्स है। फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। तो यानी कि एक कंट्री को सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब भी एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो वो फॉरेन एक्सचेंज कमाता है। तो जब फॉरेन एक्सचेंज एक कंट्री के पास जितना ज्यादा होगा, उतना ही उसके पास पैसे होंगे वो अगर फॉरेन से कुछ इंपोर्ट करेगा। ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस helps a country to earn precious foreign exchange which can be used in meeting its import of capital goods, technology, petroleum products and fertilizers, pharmaceutical products, a host of consumer products which might otherwise not be available domestically. तो सबसे अच्छी बात क्या है, जब फॉरेन एक्सचेंज कंट्री को मिलेगा तो क्या करेंगे, वो इंपोर्ट इंपोर्ट जब करेंगे तो उसको इंपोर्ट करने का जो पेमेंट है उसके लिए उनके पास काफी पैसे होंगे। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा किसका हिस्सा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। ठीक है। फिर दूसरा क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का एडवांटेज कंट्री के लिए, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि जो कंट्री जो काम अच्छा करता है आप उससे खरीदो। ठीक है। और जो आप अच्छा करते हो आप बना के दूसरों को बेचो। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, इंडिया जो है आईटी के गुड्स बहुत अच्छे बनाता है, सॉफ्टवेयर वगैरह में बहुत अच्छा काम करते हैं हम लोग। तो आईटी के गुड्स बना के हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देख लो। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आपने देखा होगा साउथ कोरिया वगैरह या जापान की कंपनीज, या फिर व्हीकल्स। ठीक है। व्हीकल्स में जापान की कंपनीज बहुत आगे हैं। तो जो जो काम अच्छा करता है, ठीक है, उसको वो करने दो, उससे वो खरीद लो। इससे क्या होगा, रिसोर्सेज का ज्यादा अच्छा यूज होगा। ठीक है। तो यानी कि अगर जापान है और जापान इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाता है और व्हीकल्स बनाता है, तो वो उनकी क्या कॉस्ट कम होती है। कॉस्ट कम क्यों होती है, क्योंकि उनका एक्सपर्टीज है उसके अंदर। ठीक है। तो वो उसी चीज को सस्ता बनाएंगे। ठीक है। हम उस चीज को बनाएंगे तो महंगा बनाएंगे। तो जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो करने दो, उससे खरीद लो। और आप जो काम में एक्सपर्ट हो आप उसको करो और उसको एक्सपोर्ट करो। तो जापान जो है हमसे आईटी के गुड्स खरीदेगा। ठीक है। तो इस तरीके से ज्यादा एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा, क्योंकि जो जिस काम में एक्सपर्ट नहीं है वो इस काम को करेगा तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, महंगा होगा वो सामान।
ठीक है, तो बेटर है कि जो जिस काम में अच्छा है उसको वो करने दो, और आप जिस काम में अच्छे हो आप वो काम करो। तो international business operates on a principle that a country should produce which it can produce more efficiently and create the surplus production with other countries। यानी कि जो काम आप करते हो आप उसको अच्छे से करते हो तो आप उसको ज्यादा करो, और ऑफ कोर्स आप उसको अच्छे से करते हो तो आपके पास अपनी जरूरत से वो चीज ज्यादा होगी, तो जो आपका सरप्लस होगा आप उसको एक्सपोर्ट कर दो दूसरों को। ठीक है, टू प्रोक्योर व्हाट दे प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली, तो वो लोग जो ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो हम क्या है उस पैसे को वो वाले सामान खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं। इन दिस वे मोर इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल देन व्हाट दे कैन प्रोड्यूस व्हेन ईच ऑफ देम ट्राइज टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन इट्स ओन। तो सारे काम खुद करने से अच्छा है कि आप जो काम अच्छा करते हो आप वो करो, और जब वो करोगे तो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे, उसको एक्सपोर्ट कर दो। ऐसे ही दूसरे जो अच्छा काम करते हैं वो उसको एक अच्छा काम अच्छा प्रोड्यूस करेंगे और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे, तो उनसे वो आप इंपोर्ट कर लो। तीसरा क्या है, इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। तो देखो ग्रोथ बढ़ती है इंटरनेशनल ट्रेड से और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ किस चीज की हम बात करते हैं, जब भी ग्रोथ बात करते हैं हम जीडीपी की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग सोली फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन रेस्ट्रिक्ट्स ए कंट्रीज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मैनी कंट्रीज स्पेशली डेवलपिंग वंस कुड नॉट execute the plans of large scale production and thus create employment opportunity because their domestic market was not large enough to absorb the production। तो अब एग्जांपल देखो जापान का, जापान की गाड़ियां पूरी दुनिया में बिकती हैं, और अगर वो पूरी दुनिया में नहीं बिकेंगी, सिर्फ जापान में ही बिकेंगी, तो उनकी डिमांड तो मेरे ख्याल से उसकी 5% भी नहीं होगी जो अब वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यानी कि सपोज जापान, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सपोज जापान 1 करोड़ गाड़ियां प्रोड्यूस करता है, और 1 करोड़ में से 5 लाख तो डोमेस्टिक कंजम्पशन है। ठीक है, और 95 लाख क्या है, इनका एक्सपोर्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जब सिर्फ 5 लाख प्रोड्यूस करेंगे तो ऑफ कोर्स उनकी ग्रोथ कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन अगर 1 करोड़ प्रोड्यूस करेंगे तो ऑफ कोर्स वो बहुत पैसा कमाएंगे और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा बहुत सारे लोगों को। ठीक है, तो कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, चाइना फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट एंड फ्लरिश। एक्सपोर्ट करो और तरक्की करो, एंड सून बिकेम द स्टार परफॉर्मर्स which improved their growth prospects and also create employment opportunities for their people। तो इंडिया में भी देखो आप, एक नई स्कीम चल रही है मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया का मतलब यही है कि अलग अलग कंट्रीज की जितनी कंपनीज है वो इंडिया में आके प्रोड्यूस करें, और इंडिया में आके जब वो प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और यहाँ से चीजें एक्सपोर्ट होंगी अलग अलग कंट्रीज के अंदर। तो इससे क्या है, हम लोग पैसा भी कमाएंगे, हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा, जीडीपी भी बढ़ेगा और हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा जब ज्यादा काम होगा। ठीक है, और गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनमें ये दो बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं कि जीडीपी की ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उसके बाद देखो इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो आप देखो जितने भी आप मोबाइल यूज करते हो, ठीक है, उनमें से देखो कितने सारे आप फॉरेन के मोबाइल यूज करते हो। ठीक है, कारें यूज करते हो, आप कारें अगर यूज करते हो तो कार की देखो कितनी कंपनियां हैं, अधिकतर बाहर की कंपनियां हैं, इंडिया से बाहर की। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आपको बहुत सारी वैरायटी के गुड्स मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी के, दुनिया में जो बेस्ट चीजें हैं वो आपको यूज करने के लिए मिलती हैं। तो जब दुनिया में बेस्ट चीजें आपको यूज करने की मिलती हैं तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस increases the availability of goods and services in a country which increases the standard of living of the people of the country। तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है, आप देखो मोबाइल का एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो फॉरेन कंपनीज इंडिया में है उसकी वजह से कितने ब्रांड्स के मोबाइल अवेलेबल हैं मार्केट में, या कार का एग्जांपल ले लो, ऑटोमोबाइल का एग्जांपल ले लो।
तो क्योंकि फॉरेन कंपनीज इंडिया में है, उसकी वजह से हमारे पास कितने कंपनीज की कारें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आप क्या है, दुनिया भर की अलग अलग चीज़ों को आप यूज़ कर पाओगे, जो आपके कंट्री में नहीं बनती हैं वो भी आप यूज़ कर पाओगे। तो अब देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के फर्म को क्या फायदे होते हैं। तो फर्म को सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी, ठीक है। मैंने आपको जापान का एग्जांपल दिया था। जापान का मैंने क्या एग्जांपल दिया था, 5 लाख जो है अब उनका डोमेस्टिक कंजम्पशन है, और 95 लाख जो उनका एक्सपोर्ट है। तो सिर्फ 5 लाख कमाओगे तो प्रॉफिट इतना नहीं होगा, लेकिन अगर आप 1 करोड़ प्रोड्यूस करोगे तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो यानी कि आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जो कंपनी है वो, देखो यहाँ 5 तो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, 95 लाख आपका एक्सपोर्ट है। तो आप 1 करोड़ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे एज कंपेयर टू 5 लाख पे आप जो कमाओगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी can be more profitable than domestic business. So when domestic prices are low due to excess supply, business firms can earn more profits by exporting goods to countries where prices are high. तो जहाँ पे किसी चीज के प्राइसेस ज्यादा हैं, तो वहां पे आप उस चीज को एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। So it is very common in agriculture sector where prices come down due to bumper agriculture production and government allows export of such goods. तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी इनकी, ठीक है। अब सप्लाई बढ़ जाएगी तो आपको पता होना चाहिए, जब भी सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस कम हो जाते हैं। जब प्राइस कम हो जाएंगे तो जो बिजनेसमैन का प्रॉफिट घट जाएगा, ठीक है। और जब प्रॉफिट घट जाएगा तो गवर्नमेंट उनको बोलती है कि चलो आप एक्सपोर्ट कर लो। तो एक्सपोर्ट आप उन कंट्रीज में करो तो जहाँ पे हो सकता है क्या, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बम्पर प्रोडक्शन ना हो, कम प्रोडक्शन हो, वहाँ चीजें महंगी हो, ठीक है। तो जहाँ महंगी चीजें हैं वहाँ एक्सपोर्ट करोगे तो आप ज्यादा महंगा बेच पाओगे और ज्यादा पैसे कमा पाओगे, तो प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं। और इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है। सपोज एक कंपनी 1 करोड़ कार मैन्युफैक्चर कर सकती है, इसकी इतनी उसके पास कैपेसिटी है, ठीक है। लेकिन जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, डोमेस्टिक डिमांड बोल सकते हो, डोमेस्टिक डिमांड है 30 लाख। तो 1 करोड़ कारें बना सकती है और डोमेस्टिकली सिर्फ 30 लाख कार की डिमांड है, तो 70 लाख की जो कैपेसिटी है वो क्या है, इसको बोलते हैं हम अनयूज्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस है, उस बहुत सारी चीज काम कर सकते हो और वो सारे नहीं कर पा रहे हो, आपकी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करने लग जाओगे तो ये जो 70 लाख की जो कैपेसिटी है आप इसको भी यूज कर पाओगे, यानी कि आप अपना मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर पाओगे, ठीक है। तो जब आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो। सपोज एक बस है, वहाँ उसमें 50 लोग बैठते हैं, 50 पैसेंजर्स, ठीक है। और अगर आपकी जो बस है उसमें सिर्फ 10 लोग ही बैठेंगे, तो ऑफकोर्स आपकी कमाई कम होगी और आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर 50 की 50 लोग बैठ जाएंगे, यानी कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी यूज हो गई है, तो जब मैक्सिमम कैपेसिटी यूज हो गई है तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट। So overseas expansion and procuring orders from foreign customers helps a company in making use of their surplus production capacity. तो जो मैंने बोला था ना unused प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसको हम सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बोलते हैं। सरप्लस मतलब कुछ एक्स्ट्रा। इससे क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है और फिर कॉस्ट कम होती है और प्रॉफिट घटता है, ठीक है। तो कॉस्ट कम होती है और प्रॉफिट घटता है, इसका मतलब एक ही है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ठीक है। कॉस्ट है आपकी 80 रुपए, प्रॉफिट 20 रुपए है, 100 सेल 100 रुपए है। तो अगर ये कॉस्ट कम हो जाएगी, 80 का आपने 70 कर दिया और सेल उतने में ही कर रहे हो 100 में, तो ऑफकोर्स ये जो प्रॉफिट है आपका 20 से 30 हो जाएगा, ठीक है।
तो यानी कि जब भी आप कॉस्ट कम करने की बात करते हो तो हमेशा आप प्रॉफिट बढ़ाने की बात भी करोगे। यानी कि ये जो दो पॉइंट हैं, रिड्यूस्ड कॉस्ट और इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी, इन दोनों को आप जब भी यूज करोगे, एक साथ यूज करोगे इन दोनों वर्ड्स को, तो अच्छी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाती है और प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ कर सकते हो। सपोज एक कंट्री में सैचुरेशन है, इंडिया का एग्जांपल ले लो, टेलीकॉम मार्केट, टेलीकॉम मार्केट इज सैचुरेटेड इन इंडिया। तो टेलीकॉम मार्केट इंडिया में सैचुरेटेड है। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज एकदम अपने पीक पे पहुंच जाती है, अब उसमें और एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी कम होती है। तो देखो, इंडिया में टेलीकॉम मार्केट सब्सक्राइबर्स है ही नहीं। अगर कोई कंपनी है, मान लो जियो है, एयरटेल है, ठीक है, और अगर ये अपना मार्केट को एक्सपेंड करते हैं, मार्केट कैसे एक्सपेंड करेंगे? डोमेस्टिकली तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर वो फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो ऑफ कोर्स इनका मार्केट बढ़ जाएगा। So in case domestic demands for the product start saturating or falling, companies can considerably improve. A company can considerably improve its prospects of growth by plunging into overseas market. Overseas market का मतलब foreign markets. This is precisely what has been prompted many multinationals from developed countries to enter into the markets of डेवलपिंग कंट्रीज। तो अपना मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए कोई बहुत कंपटीशन है, मान लो जैसे आप देखो वोडाफोन है, ठीक है, तो वोडाफोन क्या है, एक ब्रिटिश कंपनी है, वो इंडिया में आ गई, ठीक है, इंडिया में आ गई तो उसका मार्केट एक्सपेंड हो गया है। अब इंडिया में एक कंपनी है आइडिया, आइडिया की हालत इतनी अच्छी नहीं है अभी, तो आइडिया को अगर एक्सपेंड करना है तो हो सकता है कि वो किसी फॉरेन कंट्रीज में चली जाए, ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीज में हो सकता है कि उसको काफी बेनिफिट हो, वहाँ हो सकता है कंपटीशन ना हो, आइडिया ही एक कंपनी हो जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो यानी कि कोई भी कंपनी जब उसको लगता है कि अपने कंट्री के अंदर तो सब लोग के पास मोबाइल है, अब किसको बेचें, तो फिर क्या करोगे आप कोशिश करोगे कि ऐसे कंट्रीज को ढूंढो जहाँ पे आप मोबाइल बेच सकते हो और जहाँ पे मोबाइल बहुत कम बिकते हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है। तो इस पॉइंट का मतलब ये हो गया। अब वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट, ये क्या है, कंपटीशन है, ठीक है। तो यानी कि देखो, हमारे कंट्री के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट को एक्सपेंड कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था टेलीकॉम सेक्टर का, जियो, एयरटेल और वी, वोडाफोन आइडिया, ये तीन कंपनीज हैं, और आपको पता है कि टेलीकॉम का मार्केट इंडिया में सैचुरेटेड है, तो अगर इनको ग्रो करना है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये फॉरेन कंट्रीज में मूव करेंगे जहाँ पे कंपटीशन कम हो, ठीक है। तो यानी कि अगर एक डोमेस्टिक जो मार्केट है वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो एक फर्म अगर फॉरेन कंट्री में जाके मार्केट नए ढूंढेगी, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी, तो हो सकता है कि वहाँ पे कंपटीशन ना हो और फिर डोमेस्टिक कंपटीशन से थोड़ा सा बचने का उसको मौका मिल जाएगा। तो व्हेन डोमेस्टिक कंपटीशन इज वेरी इंटेंस, internationalization seems to be the only way to achieve significant growth. So highly competitive domestic market drives many companies to go international in search of markets for their products. Thus, international business acts as a catalyst of growth for firms facing tough market conditions on the domestic turf. तो यानी कि जिन कंपनीज को डोमेस्टिक मार्केट में बहुत कंपटीशन मिल रहा है, उनको लग रहा है कि यहाँ तो कंपटीशन ज़्यादा है, हो सकता है कि हम सरवाइव ना कर पाए, अगर वो किसी फॉरेन कंट्रीज में जाके अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे तो हो सकता है कि उनकी ये प्रॉब्लम सर्वाइवल वाली सॉल्व हो जाए और हो सकता है कि कंपनी काफ़ी ग्रो करे। फिर है इम्प्रूव बिजनेस विजन। The growth of international business of many companies is essentially a part of their business policies or strategic strategic management. The vision to become international comes from the urge to grow, the need to become more competitive, the need to diversify, and to gain strategic advantages of internationalization.
तो देखो, कोई भी कंपनी है जो शुरू होती है तो वो हमेशा यही चाहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बने। ठीक है। तो एक तरीके का विजन होता है कि एक कंपनी चाहती है कि वो दुनिया की बेस्ट कंपनी बने, और जो इंटरनेशनल बिजनेस है कंपनीज को ये अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है। तो ये आपका लास्ट पॉइंट था। तो हमने क्या पढ़ा, हमने इंटरनेशनल बिजनेस के एडवांटेजेस पढ़े, और हमने ये पढ़े कि इंटरनेशनल बिजनेस के एक कंट्री को क्या एडवांटेजेस हैं, और जो बिजनेस है या फिर जो फर्म है उसको एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो आपको ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली आता है कि इंटरनेशनल बिजनेस के एक कंट्री को एडवांटेजेस लिखो दो तीन, या फिर इंटरनेशनल बिजनेस के एक फर्म को क्या एडवांटेजेस हैं, ये दो तीन आप लिखो। ठीक है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। या फिर 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, उसमें पूछेंगे कि तीन जो है कंट्री को एडवांटेज लिखो और तीन बिजनेस को एडवांटेज लिखो। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट को समझना है, और आपको क्लियर होना चाहिए कि एक कंट्री को क्या फायदा है इंटरनेशनल बिजनेस से, और एक फर्म को क्या फायदा है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।